बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 6, ट्यूसडे, अगस्त 12। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग से एक सवाल पूछना चाहूँगा। क्या आप लोगों ने एचिसन का नाम सुना है? एचिसन, एचिसन का नाम नहीं सुना? भाई मुझे बहुत हैरत है। एचिसन पाकिस्तान का एक प्रीमियर स्कूल है। माइक बंद करो बेटा, किसने माइक खोला हुआ है? आप लोगों ने जो गूगल मीट को ज्वाइन किया हुआ उसमें माइक को बंद कीजिए। ओके, आप लोगों के सवाल से मुझे काफ़ी हैरत, जवाब से बहुत हैरत हुई कि आप लोग एचिसन से वाकिफ़ नहीं हैं। पाकिस्तान का ये प्रीमियर स्कूल समझा जाता है और ये आपके लाहौर में है। क़याम पाकिस्तान से पहले अंग्रेज़ों ने इसका क़याम किया था और यहाँ पे जो है वो लोग, वो सियासतदान जिन्होंने बरतानिया का साथ दिया था, अंग्रेज़ों का साथ दिया था, उनके बच्चे यहाँ पे पढ़ते थे और फिर यहीं से आगे चल के वो फ़ौज के अंदर भर्ती होते थे, फ़ौज के अंदर ऑफिसर्स बनते थे और ब्यूरोक्रेसी के अंदर ऑफिसर्स बनते थे। क़याम पाकिस्तान के बाद भी आज भी ये स्कूल कायम है और आप लोग को शायद इस बात का इल्म नहीं है। कभी सोचा जैसे कि भाई आप लोग हैं, आप लोग यहाँ से ग्रेजुएट होते हैं तो आप लोग कहाँ जाएंगे, कौन सी जॉब करेंगे? स्कूल, ऐसा ही है ना। और आपके कोलीग्स, आपके क्लास फेलोज भी ये कर रहे होंगे। तो क्या वजह है? सिर्फ सोचने की बात है कि जो हमारे फौज के जनरल होते हैं, राइट, हमारे जो जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, पाकिस्तान के ताकतवर तरीन ओहदे तो यही है ना, ऐसा है या नहीं? ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी के अंदर सबसे बड़ा ओहदा समझा जाता है वज़ीर आज़म का प्रिंसिपल सेक्रेटरी, ठीक है, वज़ीर आज़म का सेक्रेटरी। बल्कि बाज़ दफ़ा उसके पास इख्तियारात वज़ीर आज़म से भी बढ़ के हो जाते हैं कि वज़ीर आज़म से मुलाकात से पहले उनके सेक्रेटरी से करनी है, वो अप्रूव करेंगे तो आगे काम होगा। अभी आप लोग प्रिंसिपल साहब से कोई काम कहते हैं मसलन, तो वो क्या कहेंगे मसलन कि मिस रबिया से बोल दें। अब मिस रबिया की मर्जी ना वो काम करें, कैसे करें, क्या करें, ऐसा है या नहीं? तो कभी सोचा कि जो हमारे फौज के बड़े बड़े नाम हैं, जनरल्स हैं, ठीक है, हमारे एयरफोर्स के चीफ हैं, राइट, नेवी के कमांडर्स हैं, हमारे ब्यूरोक्रेसी के इंतहाई ताकतवर लोग हैं, या इवन हमारे सियासतदान हैं, ये लोग कौन सी जगह पे, कौन से स्कूल में पढ़ रहे होते हैं? कभी जहन में ये सवाल आया? नहीं आया? आना चाहिए था, सोचना चाहिए था कि यार क्या वजह है कि हम जो है, दरवाजे में देखो कौन खड़ा हुआ है यार, देखो क्लास में कौन है, लेक्चर ही स्टार्ट नहीं हो रहा, इतनी देर में यही हो रहा है। बेटा आप आगे आगे बैठो, जुबिया आगे आओ। कौन है? नहीं है? और देर से आ जाती, क्या हुआ? खैरियत, कहाँ गए हुए थे आप लोग? बेटा मेरी क्लास में दोबारा नहीं करना ये वाला काम, मेरी क्लास है, वक्त पे क्लास पे आओ। बच्चे तुम लोग नहीं हो कि हम लोग यहाँ गए हुए थे, वहां गए हुए थे, यहाँ बैठो। तो जहन में के सवाल आना चाहिए था। चलो कभी ये भी तो सोच सकते हो कि भाई क्या वजह है कि मैं सिर्फ स्कूल टीचर क्यों बन रही हूँ, मैं पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्टर क्यों नहीं बन सकती? हिना रब्बानी खर का नाम सुना है? पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्टर थी, तो वो बनी ना, आप लोग क्यों नहीं बन सकते? कभी सोचा इस बारे में? सोचना चाहिए था, नहीं सोचा, सोचना चाहिए था। देखो एक बहुत बड़ा जो फर्क है ना, मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की जो इलीट क्लास है, तो पाकिस्तान की फौज के जनरल्स हो गए, ठीक है, आपके जजेस हो गए, आपके ब्यूरोक्रेसी के पावरफुल लोग हो गए, ये सारे के सारे, इनमें से अक्सरियत जो होती है इन्होंने एचिसन से पढ़ा होता है। हमारे साबिक वजीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल कराची के थे, शायद नाम सुनाओ, कराची का बंदा था, पढ़ा कहाँ से था? एचिसन से। तो इसकी ऐसी क्या वजह क्या है कि इन वालिदैन जो है अपने बच्चों के स्कूल में दाखिला कराने के लिए मर रहे होते हैं? ठीक है, अभी जो वजीर आजम साहब के एक बड़े करीब ब्यूरोक्रेट है, उनका नाम है अहद चीमा। अगर आप लोग अखबारात नहीं पढ़ते, मैं बताता हूँ, अहद चीमा नाम है। वो खुद भी वहीं के हैं और उनके अपने बच्चे भी जो है उसी स्कूल में पढ़ रहे हैं। अभी उनका स्कूल में प्रिंसिपल से कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, बकायदा मीडिया पे रिपोर्ट हुआ था। इतना पावरफुल स्कूल है कि उसके प्रिंसिपल से जो इख्तलाफात हुए तो मीडिया पे रिपोर्ट भी हुए, राइट। तो सोचने की बात है कि यार ऐसी क्या वजह है कि हमारे जजेस खुद भी वहीं से आए हुए हैं, हमारे जनरल्स वहीं से आए हुए हैं, और वो अपने बच्चों को भी उन्हीं स्कूलों में दाखिला कराने की कोशिश कर रहे होते हैं। इन स्कूल्स के अंदर ऐसी क्या खास बात है? जहन में ये बात आती है?
महानूर बार बार गंदे लाइन जहन में नहीं आती, जहन में नहीं आती, कोई बात नहीं, लेकिन क्या मेरा सवाल वैलिड है या नहीं? ऐसी क्या वजह है कि मैं और आप जो है बस स्कूल टीचर बन गए या कॉलेज के लेक्चरर बन गए तो यही बड़ी बात है? हम इससे आगे क्यों नहीं सोचते? हम क्यों नहीं सोचते कि यार मैं भी जो है पाकिस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर बनूं, या मैं जो है मेरी जो औलाद है वो फौज की जनरल बने या सुप्रीम कोर्ट का जज बने? मैं क्यों नहीं सोचता? मेरे ख्वाब सिर्फ इतने महदूद से क्यों है कि यार बस बिजली का बिल चला गया, पानी का बिल जो पानी घर पे आ रहा है, ठीक है, बाइक परचेज कर ली, बस यही बहुत है। मैं आगे का क्यों नहीं सोचता? इससे आगे बढ़ने के बारे में क्यों नहीं सोच रहा होता कि यार ये चीज़ें मेरी हों? हम ये सोचते हैं कि जी फला जगह पे हमारी प्रॉपर्टी मिल जाए, फला इलाके में हमारा मकान बन जाए तो यही बड़ी बात है। हम ये क्यों नहीं सोचते कि यार उस पूरे इलाके के जो हाउसिंग स्कीम का जो मालिक है ना वो मैं हूँ, वो मैं बनूँ? क्यों नहीं सोचते हम लोग ऐसा? अब मेरा यहाँ पे ये सवाल है कि आपके ख्याल में उस स्कूल के अंदर ऐसा क्या डिफरेंट काम करवाया जाता है कि पाकिस्तान की तमाम इलीट तमाम के तमाम कामयाब तरीन लोग उसी स्कूल के होते हैं? 80% 90% लोग जो का ताल्लुक उस स्कूल से होता है। क्या वजह है ऐसी? उस स्कूल की तालीम में क्या ऐसी खास बात है? किरण कुछ फरमानी? हाँ, स्किल बेस्ड लर्निंग और कुछ टेक्नोलॉजी बेस्ड। लेकिन देखें ना, ये तो अंग्रेजों के क़याम पाकिस्तान से पहले का बना हुआ है। तो उस जमाने में कौन सी टेक्नोलॉजी थी? लालटेन, लालटेन जलाना सिखा रहे थे, क्या सिखा रहे थे? और बताएं, और कुछ? और कुछ? क्या चीज? डिसिप्लिन, ठीक है। अच्छा आप, हाँ बोले। वहां पे मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, ठीक है, और क्रिएटिव थिंकिंग, ठीक है, और आप लोग के जवाबात से ना अंदाजा हो रहा है कि आप लोग, हाँ बोले, कुछ बोल रही थी आप, बोल देना, शर्मा क्यों रही हैं? यहाँ पे भी आप लोग के जवाबात से अंदाजा हो रहा है कि हमारी इमेजिनेशन थोड़ी कितनी महदूद है। हम मसलन बात करते हैं, मसलन किसी ने कहा मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, किसी ने कहा कि वहाँ पे क्रिएटिविटी सिखाई जाती है, टेक्नोलॉजी सिखाई जाती है। तो बेटा बात सिर्फ इन चीज़ों का फ़र्क नहीं होता। असल जो चीज़ होती है जो इन लोगों को मुमताज़ बनाती है कि उनके अंदर वो स्किल्स, वो खुसूसियात, वो करेक्टरिस्टिक्स पैदा किए जाते हैं जिसकी वजह से आगे चल के वो ऐसी पोस्ट पे आसानी से काम कर पाते हैं। CSS का एग्जाम का नाम सुना है? ठीक है, आपको ये बात पता है कितने ऐसे लोग होते हैं जो साल साल भर तैयारी करते हैं, 2-2 साल तैयारी करते हैं और तीनों के तीनों टाइम में फेल होते हैं? और कितने ऐसे लोग हैं जो महीना 2 महीना तैयारी करते हैं और पहले टाइम में पास हो जाते हैं? इस वाले और उस वाले में क्या फ़र्क है? जो 2 महीने में पास कर रहे हैं और जो 2 साल पढ़ के भी पास नहीं कर पा रहा, फ़र्क क्या है? देखो इसी वजह से, हाँ बोले, कौन बोल रहा सर? जी, अच्छा आपका नाम? गुले फातिमा बता रही है कि जी CSS के एग्जाम में बाज़ दफ़ा ये अक्सर एक ऐसा सवाल आता है जिसपे अपनी नॉलेज के बेस पे आपने जवाब देना होता है। अब मुझे ये बताओ कि यार हम लोग कहाँ से पढ़ते हुए आ रहे हैं? मैट्रिक के अंदर टीचर ने नोट्स दिए, ऐसा था या नहीं? इंग्लिश का पेपर देने गए थे तो ऐसे रट्टा लगा के गए थे, 3-4 टॉपिक्स याद कर लो, जिसने 4 कर लिए हो तो बहुत बड़ा माहिर था, अक्सर एक याद करके जाते थे यार यही आ जाए, ऐसा है ना? कि इंटर में क्या किया था? यही काम। और अभी क्या कर रहे हैं? यही काम। आप खुद एक बात नोट करना, अक्सर लोग क्या करवाते हैं? नोट्स डिक्टेट करवाते हैं, ठीक है, या नोट्स की आपको PDF वगैरह प्रोवाइड कर दी। बेटा जब इस पस मंजर के साथ, ठीक है, इस सोच के साथ, इस ट्रेनिंग के साथ तुम लोग किसी प्रैक्टिकल जॉब में जाओगे, या चलो तुम लोग आर्मी के लिए अप्लाई करते हो, आर्मी के अंदर कौन सा टेस्ट होता है? ISBB का होता है, ठीक है। कितने लोग ऐसे होते हैं रिटन टेस्ट क्लियर किया, वहां जाके फेल हो गए, पता चला जब वहां पहुंचे तो उन्होंने जो उनको ग्रुप के टास्क वगैरह दिए वो कर ही नहीं पाते। ग्रुप के टास्क क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है। अभी HSN वगैरह के स्कूलों के अंदर बात ये नहीं कि उनके टीचर्स बहुत अच्छे हैं या उनकी किताबें बहुत अच्छी हैं, ये सारी किताबें मार्केट में मौजूद है, आप भी पढ़ सकते हो। टीचर्स की बात करते हो यार, आप इस वक्त यूट्यूब पे जाओ, जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो ना, और उसको नेट पे सर्च करो, आपको दुनिया के बेहतरीन टीचर का लेक्चर मिल जाएगा। तो मसला ये नहीं है कि टेक्नोलॉजी का फ़र्क है, मसला ये नहीं है कि नॉलेज का फ़र्क है। फ़र्क किस चीज़ का होता है कि वो उनको उन एक्सपीरियंसेस से गुजारते हैं कि जब बंदा बाहर निकलता है पहले से पॉलिश होता है। आपने एक बात देखी, आपको सड़क पे नजर आता होगा ठेले पे छोटे बच्चे जो है कुछ ना कुछ बेच रहे होते हैं, और आप लोग को तरस आता होगा, है बेचारा तालीम नहीं हासिल कर रहा और बेचारा ठेले पे बेच रहा है। आप चंद साल वेट करें, आपको नजर आएगा वो आपसे बड़ी गाड़ी में घूम रहा होगा। पता चलता है कि जी उसके वालिदैन ने बचपन ही में उसको कारोबार में लगा दिया होता है।
अभी मैं खुद कलीग साहब से मेरी मुलाकात हुई तो वो बता रहे थे कि यार मैंने अपने फला बच्चे को इस काम में लगाया है, फला को इस काम में लगाया है। वो कह रहे हैं ठीक है यार पढ़ लिया है, बस सही अब कारोबार में लगो। वो चाहते हैं कि बच्चा शुरू ही से कारोबार सीखता हुआ चले। मुझे खुद एक साहब मुलाकात हुई, बड़े मतलब जिस इलाके पर एक बड़े कारोबारी आदमी है, तो वो खुद बताने लगे कि यार मैं बचपन में ना सब्जी मंडी पे ना वो जो नहीं होता लोग थैले लेके घूम रहे होते हैं कि सब्जी चाहिए थैला ले लो हम सामान उठा के रख देंगे, ये वाला काम करता था। तो ऐसा नहीं कि वो गरीब थे, बात क्या थी उनके वालिदैन ने कहा इसको यार मार्केट में डालो, कि मार्केट में जाएगा यहीं पे भाव ताव करना सीखेगा, ग्राहक को पहचानना सीखेगा। यही वजह होती है कि जब आप लोग कारोबार करने के लिए दुकान खोलते हैं तो आप लोग कस्टमर को समझ ही नहीं पाते, उससे कैसे बात करनी है, वो क्या चाहता है। उसके मुकाबले में वो लोग जो एक्सपीरियंस होते हैं, जो सालों से बचपन से ये काम कर रहे हैं, किरण, तो वो लोग जो होते हैं वो ग्राहक को देखते पहचान लेते हैं। मैं खुद ऐसे दुकानदारों को जानता हूँ, हैदरी के अंदर है, जो दुकान पे बैठे हुए, तो उन्होंने कहा यार ये बंदा आ रहा है देखने के इस दुकान मेरी दुकान पे आएगा, मुझसे ये मांगेगा, ये पूछेगा, ये लेके जाएगा। और वाकई ऐसा हुआ। तो इतने सालों में काम कर करके उनको इतना एक्सपीरियंस हो गया, उनको पता है कि किसको हमने किस तरह से डील करना है। एचईसन हो, ये तमाम स्कूलों की जो खसूसियत है, हमारा बच्चा 3-3 साल तैयारी करके भी सीएसएस में क्यों फेल हो रहा है, क्योंकि उसको इस तरह से ट्रेन नहीं किया गया। रिटन टेस्ट क्लियर करता है, इंटरव्यू में नंबर कम आते हैं। ठीक है, अब लोग देखो, अभी आप लोग का जब जॉब का वक्त शुरू होगा, आप लोग आएंगे सर वो हमारी सीवी चेक कर लें, सर इंटरव्यू की कैसे तैयारी करनी है, बात कैसे करनी है। कोई ग्रुप टास्क आपके हवाले कर दे, शायद आप वो भी ना कर पाए, तो ग्रुप के अंदर काम करने का तजुर्बा नहीं है। एचईसन वगैरह को जो चीज़ मुमताज़ करती है वो ये नहीं कि उनके पास टीचर्स अच्छे हैं या टेक्नोलॉजी का ज़्यादा इस्तेमाल है या मैनेजमेंट अच्छी है या क्रिएटिव थिंकिंग है, बात या उन जॉब्स की तैयारी करा रही है जो आज एग्जिस्ट नहीं करते। असल बात यह है कि वो बच्चों को उन एक्सपीरियंसेस से गुजारते हैं कि बच्चा पॉलिश होकर निकलता है, तैयार निकलता है। हमारा बच्चा बाहर जाता है, अभी आप लोग बाहर निकलेंगे या सीवी कैसे लिखते हैं, या सीवी किससे बनवानी है, या जॉब के इंटरव्यू में क्या सवाल हो रहा है, क्या पूछा जा रहा है, जबकि वो वाला बच्चा तमाम चीज़ों से पहले से गुजर चुका होता है। हमारे कॉलेज के अंदर इवेंट्स होते हैं, अक्सर के अंदर हम टीचर्स को आगे बढ़ना पड़ता है। अभी आपका पाकिस्तान डे का हुआ, कौमी तराना और ये सब चीज़ें हुई, और अमूमन देखा जाए तो हमारे जो टीचर्स थे वो इस चीज़ को मैनेज कर रहे होते हैं। ठीक है, यही काम है एचईसन वगैरह पे जाते हैं, वहाँ पे बाकायदा सोसाइटीज़ बनी हुई होती हैं, वो सोसाइटीज़ पूरा का पूरा इवेंट मैनेज करवा रहे होते हैं। हम लोग अपने तालिब इल्मी के ज़माने में IBA गए, IBA के अंदर एक बहुत बड़ा सेमिनार हुआ था, पता चला कि पूरा का पूरा इवेंट जो था ना वो उनके टीचर्स ने स्टूडेंट्स ने कंडक्ट कराया था, टीचर्स का कोई नामो निशान ही नहीं था। NED के अंदर एक कंपटीशन में गया था, उसके डिपार्टमेंट के अंदर शुरू से आखिर तक उनके तमाम के तमाम स्टूडेंट्स थे। बिल्कुल आखिर में उन्होंने अपने VC वाइस चांसलर को बुलाया और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को बुलाया, टीचर्स तो हमें नजर ही नहीं आ रहे थे। पूरा का पूरा इवेंट कौन कंडक्ट कर रहा था? स्टूडेंट्स। अब बेटा होता क्या है कि जब हम इन एचईसन वगैरह की बात करते हैं, और आप लोग को सोचना चाहिए, देखो जिंदगी सिर्फ इस चीज़ का नाम तो नहीं है कि यहाँ पे हमने इंटर किया, कॉलेज में एडमिशन लिया, फिर जो है कुछ अरसे में जो है शादी हो गई, जॉब मिल गई, गुजारा हो गया। हम इससे ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। कम अज़ कम आदमी को ख्वाब तो देखने चाहिए, कम अज़ कम कोशिश तो करनी चाहिए, मेहनत तो करनी चाहिए, लेकिन थोड़ा सा हमें अकल के साथ मेहनत करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जाके दीवार पर सर मारे कि जी सर ने कहा था मेहनत करनी है, ये नहीं है। एचईसन हो, ये तमाम जो स्कूल्स वगैरह हैं, करते क्या, बंदे को पॉलिश कैसे करते हैं, उसको डिफरेंट एक्सपीरियंसेस से गुजारते हैं। बेटा तुम्हारा काम है, तुमने ये इवेंट ऑर्गेनाइज करना है, तुमने जो है स्पीच करनी है, तुमने ये काम करना है, किसी भी बच्चे को छोड़ना नहीं है। हर बच्चे की लाजमन बारी आएगी कि उसने आके तिलावत करनी है, हर बच्चे की लाजमन बारी आएगी कि उसने स्पीच करना है, किसी को भी पीछे नहीं छोड़ना। अब हम लोग के यहाँ स्कूल्स में क्या होता है, मैं आप लोग से क्यों ये बात करूँ, क्योंकि आप लोग भी मुस्तकबिल के टीचर हैं। हम लोग के स्कूल में, हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या होता है, टीचर को 2 बंदों के नाम याद होते हैं, उमामा, निमरा, ऐसा ही है। और पूरा आप देखिएगा 8वां सेमेस्टर भी हो जाएगा, उसमें भी 2 ही नाम याद होंगे, 2-3 और याद हो जाएंगे। अच्छा, फिर क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल पता चला कि जी मानूर जो है वो बहुत अच्छी स्पीच करती हैं। अब आखिर तक हर इवेंट के अंदर मानूर को बुलाया, मानूर तुमने स्पीच करनी है, नात पढ़नी है, नहीं नात के लिए हमने जो फातिमा से बात की। अब हर इवेंट में नात कौन पढ़ रहा है? फातिमा। या बाकी बच्चे उनको पॉलिश कौन करेगा? उनकी बारी कब आएगी? क्या हम लोग अपने इवेंट्स को परफेक्ट करने के चक्कर में सिर्फ अपने परफेक्ट बच्चों को आगे लेकर आए? यही वाली वजह होती है कि जिन बच्चों को नात स्पीच करने की आदत होती है वो और बेहतर होते जाते हैं, और जो नहीं बेहतर होते उनको कोई भी उन पे सर पे हाथ रखने को तैयार नहीं होता। ये बात इसलिए भी कर रहा हूँ कि भाई कल कला जब आप टीचर बने तो आप ये हरकत ना करें कि क्लास के अंदर बस सिर्फ 2 CR हैं, उन्हीं का नाम याद है, इसके अलावा किसी का याद नहीं, बस वही 2 बच्चे अच्छे हैं, बाकी सब जो हैं वो पता नहीं किसके बच्चे हैं, ये 2 हमारे हैं, हमने इनका याद रखना है, इनका ख्याल रखना है, इन्हीं से बात करवानी है। ऐसा नहीं, बाज़ दफ़ा कंपटीशन होता है, तुम CR हो, तुम तैयारी करके आना, कल तुमने करना है, ऐसे नहीं। हमने सबको मौका देना है, सबको उसके अंदर इंगेज करना है।
अब अपने तौर पे जो मेरे पास इवेंट्स आते हैं, मेरी कोशिश होती है कि हर दफा नए बच्चों को लेकर आऊं। कल तिलावत के लिए जो बच्ची आई थी, पहले कभी देखा तिलावत करते हुए किसी इवेंट में? तर्जुमा जिस बच्ची ने किया था, पहले कभी देखा था तो उसने कभी तर्जुमा किया हो? नात के लिए मैंने आप लोग को ऑफर की थी, मुझे कॉलेज की इवेंट्स की वजह से मौका नहीं मिला था, वरना मैं नात के लिए आप ही की क्लास में से किसी को लेता, भले वो कैसी ही नात क्यों ना पड़ती, भले वो आके सिर्फ दुरूद शरीफ पढ़ के चले जाती, तो भी मैं कहता हाँ ठीक है जी, इसने कर लिया। जो लोग क्विज मास्टर थे, पहले कभी देखा किसी स्टेज पे? कभी देखा है क्विज मास्टर? तो कभी पहले देखा था तुम लोग ने स्टेज पे? क्यों? कोशिश ये कि भाई नए बच्चों को लेकर आए, नए लोगों को मौका मिले, और इसका फायदा क्या होता है कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल बेहतर होता है। आज आपने पब्लिक को फेस कर लिया, कल कल आपके लिए दूसरी चीजों को फेस करना आसान होगा। अब बात सिर्फ ये नहीं कि तुम लोग एज ए स्कूल टीचर की बात कर रहे हैं, देखो जिंदगी में भी मौका आता है, जिंदगी में कई दफा ऐसे मौका आते हैं, लोग आपके घर आते हैं, लेट से आप में से बाज लोग मैरिड हैं, बच्चों वाले हैं, वो अपने बच्चों के पेरेंट टीचर मीटिंग में नहीं जाते, वहां पर जाके शिकायत करनी होती है, बहस करनी होती है, लड़ाई करनी होती है, तो कैसे करेंगे जब आप में कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा? तो भाई ये जो मौके मिल रहे होते हैं, इन मौकों को अवेल किया करो, ठीक है, इन मौकों को इग्नोर ना किया करो। मैंने नात की ऑफर की थी, तुम लोग को करना चाहिए था, खुद कोई आगे बढ़ता। एक तो हमारे कॉलेज के अंदर इवेंट्स के अंदर ये चीज़ बार बार मैंने नोट की है, बार बार मैंने प्रिंसिपल साहब से पॉइंट आउट किया है कि यार नए बच्चों को मौका मिले, नए बच्चों को मौका मिले, लेकिन ये नहीं हो पाता। अब जब एक बंदा आगे बढ़ रहा है तो आप लोग को चाहिए कि उसका फायदा उठाएं, इससे हमारी भी इंकरेजमेंट होती है और फायदा आप लोग का भी है। मुझे ये बताओ, कल क्विज हुआ, ठीक है, चलो मैं आगे आगे था, क्विज का सब कुछ कर रहा था, मुझे बताओ मुझे क्या फायदा हुआ? आप लोग कितने 1 बजे निकल चले गए थे, बहुत से बहुत 1:30 बजे तक रुके होंगे, मैं 1:15 तक वो गया था, सारे काम वाम निपटाए, सब कुछ करके गया, मुझे कोई फायदा हुआ, कोई बेनिफिट हुआ, कोई मुझे जो है शील्ड मिली? कल किसके लिए रहते बेटा? आप लोग के लिए कर रहे थे। अब मेरा आपसे कुछ सवाल है, फॉर एग्जाम्पल रिदा नाम है ना आपका, रिदा तशरीफ लाए। रिदा, मेरा आपसे सवाल ये है, और मैं कुछ और भी क्विज के लोगों से सवाल पूछूंगा कि वो कुछ इस बारे में बताएं कि आप लोगों ने जो कल क्विज किया तो क्या कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या देखा, कुछ सीखने को मिला, नहीं मिला, कोई फायदा हुआ, नहीं हुआ? सर पहले शुरू में तो डर लग रहा था कि किस तरह फेस करना है सबको, और क्या आएगा कि नहीं आएगा, क्वेश्चंस याद होंगे, रिपीटेड हो रहे थे, कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा हो रही थी। मगर ये कि जब गए स्टेज पे तो सर की बात याद आई कि आंसर गलत भी देना है, मगर ये कि कॉन्फिडेंस आना चाहिए फेस करने का। और वही कि आज हम अपनी क्लास को फेस नहीं करेंगे, अपने क्लासमेट्स को, कॉलेज में अगर हम कॉन्फिडेंस नहीं करेंगे तो हम बाहर जाके कुछ भी नहीं कर सकते, ना हम दूसरों को फेस कर सकते हैं। इसलिए कॉन्फिडेंस अगर हमें बिल्ड करना है तो हमें हर चीज में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। गुड। और रिदा का चेहरा मुझे वहाँ पे परेशान नजर आ रहा था। जी सर, इसलिए कह रही हूँ कि वहाँ जाके काफी परेशान थी, मगर घर जाके सोचा कि गलत किया। अब देखो अगली दफा रिदा इतना परेशान नहीं होगी, वो कहेगी यार मैं इससे गुजर चुकी हूँ, कोई मसला ही नहीं है। यस सर। जब मैं पहली, जुबिया को माइक दीजिएगा, थैंक यू रिदा। जब मैं, एक मिनट, जब मैं पहली दफा यहाँ पे क्लास पढ़ाने आया था, इसी क्लासरूम के अंदर आया था, तो मैं भी बहुत परेशान था, और वक्त के साथ साथ मैं देख रहा हूँ कि मेरे अंदर इंप्रूवमेंट आ रही है। जैसे आप लोग स्टूडेंट है, मैं भी स्टूडेंट हूँ, और वो कहते हैं ना कि जो सीखने का अमल तो आखिर वक्त तक जारी रहता है, तो हम भी सीख रहे हैं। लेकिन बात क्या कर करके अब अंदाजा हो गया कैसे मैनेज करना है, क्या क्लास को कैसे कंट्रोल करना है, क्लास के अंदर बच्चों पे नजर कैसे रखनी है, लेक्चर कैसे चलता रहे, क्या करना है। वक्त के साथ साथ आदमी सीखता है, लेकिन जब मौका मिलेगा उस मौके से फायदा उठाओगे तो होगा ना, जब फायदा नहीं उठाओगे तो क्या होगा? जी जोबिया। जी सर, जैसे इन्होंने बताया था कि कल डर लग रहा माइक। था। अच्छा माइक बोलो। जैसे रिदा ने बताया था कि वाकई में डर लग रहा था स्टेज पे जाने से, क्योंकि मैं कभी भी मतलब ऐसे स्टेज पे कभी भी नहीं गई थी ना, कुछ भी मतलब पार्टिसिपेट मैंने नहीं किया था स्कूल में। वैसे ही तो क्लास में बहुत चीज़ें होती थी, लेकिन एक ऐसे स्टेज पे जाने का ना मेरा कभी भी एक्सपीरियंस नहीं था। तो एक दफ़ा हमारा पहले भी क्या कहते हैं प्रेजेंटेशंस हुई थी इस्लामियत की, तो उसमें भी मैं बहुत डरी हुई थी, लेकिन मैंने जैसे भी बोला और क्या कहते हैं भले अब देखो जोबिया अभी नहीं बोल पा रही, लेकिन नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला वक्त के साथ जब इस्लामियत की प्रेजेंटेशन थी ना, उस वक्त भी मैं बहुत मतलब एक होता है ना अंदर से कांपने वाली कैफियत, अभी भी वैसी है मेरी जैसे मैं बोल रही हूँ। नहीं पहले से बहुत बेहतर, अगर आप अभी तो कांप नहीं रही हैं। आप कांप रही हूँ, आपको नहीं पता। अलीशा, इकरा वैस नहीं आई है, तंजीला भी मेरे ख्याल में नहीं आई है। जी मैं भी बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। मैं भी बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, लेकिन जब मैं स्टेज
पे गई और ऑडियंस को फेस वगैरह किया, तो फिर मुझे लगा कि अगर जवाब गलत भी हो रहा है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन ऑडियंस को फेस करना आना चाहिए। तो फिर मैंने सोचा कि अगर इस बार गलत हो गया तो कोई बात नहीं, अब मैं नेक्स्ट टाइम पहले से प्रिपरेशन करूँगी और फिर कोशिश करूँगी कि अब जो है ना नेक्स्ट टाइम जीत जाऊँ। थैंक यू बेटा। इन तमाम फीडबैक से ये बात समझ में आती है कि देखो ये सब चीज़ें से साइकिल की मिसाल है। तुम लोग जितनी चाहे वीडियोस देख लो, जितने चाहे लेक्चर सुन लो, साइकिल चलाना कब आएगी? प्रैक्टिस करोगे। स्विमिंग कब आएगी? तो बेटा ये तमाम चीज़ें भी वही हैं। आज का दौर वक्त के साथ साथ वैसे भी हालात बदल रहे, पहले भी हालात ऐसे ही थे, लेकिन अब बहुत ज़्यादा तब्दीली आ गई है। अब जिन चीज़ों को आप लोग अपने लिए एक समझते हो कि यार ये हमारा जो है ना कोई बहुत बड़ा कमाल है, डिग्री लेके घूम रहे हैं, यार आप मुझे ये बताओ कितने इंस्टीट्यूट्स हैं? ये जो आप बीएड कर रहे हो, बीएड कितनी जगह ऑफर किया जा रहा है? इकरा यूनिवर्सिटी, कराची यूनिवर्सिटी से भी कंपटीशन, एफिलिएटेड कॉलेज से कंपटीशन, वो दूरबीन वाले भी बैठे हुए हुसैनाबाद में, है क्या नहीं? कितने सारे कॉलेजेस हैं, कितने सारे लोग उसको ऑफर कर रहे हैं। आपके इलामा इकबाल वाले, नमल, वर्चुअल यूनिवर्सिटी, कोई रह गया? इससे भी ज्यादा यूनिवर्सिटीज ऑफर कर रही हैं। अब आप मुझे बताओ जब मार्केट में जाओगे तो आपका किस किस से कंपटीशन होगा? कैसे अपने आप को मुमताज बनाओगे? देखो ये जो वक्त है ना बेटा, ये वो वक्त है कि जिसके अंदर तुम लोग कोशिश कर लोगे तो तुम लोग पॉलिश हो जाओगे। हमारे पास स्टूडेंट्स है, अभी मैं 6th सेमेस्टर में गया था, अब मैं बच्चियों का नाम नहीं लूंगा। 6th सेमेस्टर के अंदर एक बच्ची थी, हमने पहले सेमेस्टर से देख रहा हूँ कि यार वो बच्ची ना खौफजदा रहती है। हमने बहुत कोशिश की, डिफरेंट टीचर्स ने कोशिश की, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस लेवल इंप्रूव नहीं हुआ। सेमेस्टर 6 में आ गई है, अभी भी बिल्कुल जो है ना बस वो चुपके से बैठी हुई होती है कोने पे। हमने उसको फिर दोबारा ऑफर की, बेटा तुम आओ क्विज में। नहीं 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 नहीं, नहीं बिल्कुल रोना शुरू हो गया। पूरी क्लास ने उसके लिए तालियां बजाई इंकरेज करने के लिए, लेकिन उसने नहीं किया। अब उसे कितना साल बाकी रह गया? 1 साल। 1 साल के बाद वो अमली जिंदगी में कदम रखेगी। तुम शादी की मिसाल ले लो, शादी के मौके पे कितना उसका हालत हो रही होगी। रिश्ता वगैरह के बड़े मामला होते हैं, आप लोग को पता है। क्या वो उन लोगों को फेस कर सकेगी? शादी के बाद की जिंदगी फेस कर सकेगी? नौकरी कर सकेगी? क्यों? क्योंकि उसने अपने ऊपर तवज्जो नहीं दी, अपनी पर्सनैलिटी पे काम करने की तवज्जो नहीं दी। उन लोगों ने ये समझ लिया कि बस हमने नोट्स याद कर लिए तो हम एक बहुत अच्छे स्टूडेंट बन गए, लेकिन ऐसा नहीं है। अब जैसे जोबिया ने कहा कि मैं कांप रही थी, मेरी जो पहली क्लास थी उसमें एक स्टूडेंट थी, उसको मैंने रिकैप के लिए बुलाया। अच्छा, मेरा उस जमाने में ये था कि रिकैप के बारे में पता नहीं करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो वो जब आई थी तो बाकायदा मुझे कांपते हुए नजर आ रही थी, और बाय द एंड ऑफ द सेमेस्टर उसका कांपना वापना सब खत्म हो गया था कि बार बार मैं उसी को बुलाता था कि तुमने आना है। और अभी वो कॉलेज की एक एक्टिव स्टूडेंट है। अगेन मैं नाम नहीं बता रहा, लेकिन मुझे पता है, और आप लोग उसको अक्सर देखा होगा, अक्सर आपने देखा होगा कि जो कॉलेज की वो एक्टिव स्टूडेंट है। बात क्या थी कि बार बार बुलाते थे, उसका खौफ अंदर से खत्म हो गया। अब एक और मेरा स्टूडेंट है, यार वो बंदी, हमें साफ सी बात है, प्रिंसिपल साहब से उसकी मुलाकात हुई तो प्रिंसिपल साहब ने भी मुझसे मुझे अक्सर बच्चों के नाम याद होते तो मुझे को बुला लिया जाता है कि फला का बताओ, फला का बताओ। तो प्रिंसिपल साहब ने कहा आप उसको जानते हैं? मैंने कहा जी जानता हूँ, ये नाम है, ये है वो। तो उनका भी अंदाजा था कि यार इस बच्ची का ना कुछ साइकोलॉजिकल इशू है। बहरहाल उसको डांट डपट करके ना डरा के, और वो डरती भी मुझसे बहुत थी, बल्कि बाकायदा प्रिंसिपल साहब ने मुझसे कहा था कि तला तुमने क्या किया? वो तो इतनी डर रही थी, इतने कांप के बात कर रही थी कि सर तला को मत बताइएगा, सर तला को नहीं बताइएगा। तो क्या हुआ ऐसा? बहरहाल उस बच्ची को हमें डांट डपट करके हम क्विज के अंदर लाते रहे, और आप लोगों ने देखा होगा उसको, कल भी वो थी। अब उसके अंदर पहले और अब के अंदर इतना फर्क आ चुका है कि बस। अब वही बंदी जो पहले डरती थी, आज आजा के मुझसे बड़े फ्रेंकली बात कर रही थी कि सर ये बताएं, सर वो बताएं, ये सारे इशूज हैं। बेटा बात सारी ये है कि हर बंदा अंदर से डरा हुआ होता है, लेकिन उन एक्सपीरियंसेस से गुजर के उसके अंदर से ये सारा कॉन्फिडेंस पैदा हो जाता है। आर्मी के अंदर देखा, आर्मी की ट्रेनिंग वगैरह की वीडियोस देखी हैं, वो बार बार एक ही काम करवा रहे होते, बार बार एक ही काम। जैसे गन है, अब वो गन को लोड करवाते हैं, गन को पूरी की पूरी गन को खुलवाते हैं डिफरेंट पीसेस में, उसके बाद दोबारा जोड़ने के लिए कहते हैं, और इस काम को बाकायदा वो हजारों दफा करवाते हैं। क्यों भाई? उसके अंदर बिल्कुल झिझक खत्म हो जाए, बल्कि बाकायदा प्रैक्टिस करवाई जाती है कि आंखों पे पट्टी बंधी हुई हो और तुम बैठ के उसको जोड़ सको। क्यों? ताकि कभी तुम्हारी जंग के अंदर अंधेरा हो, रोशनी हो, तुम अंधेरे के अंदर भी ये काम करने के काबिल हो। बार बार वो क्यों उनसे ये सारे काम करवा रहे होते? ताकि उसके अंदर बिल्कुल एक कॉन्फिडेंस आ जाए कि यार ये तो कोई मसला ही नहीं है, ये तो कोई इशू है ही नहीं। तो बेटा इसी तरीके से जो हमारे कॉलेज की एक्टिविटीज़ है उनको समझो। सबसे पहले तो बीएड एक प्रोफेशनल डिग्री है। एक बंदा रट्टा लगा के डॉक्टर बन सकता है, बन तो सकता है, लेकिन अच्छा डॉक्टर नहीं बनेगा, इसीलिए उसको हौसला अप करवाई जाती है। ऐसा है या नहीं? इंजीनियर जो होता है, क्या वो सिर्फ लेक्चर सुनने से इंजीनियर बन सकता है? इसीलिए उसको कहते हैं प्रोफेशनल डिग्री। उसमें आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि बंदा जब बाहर निकल रहा है तो उसके पास प्रोफेशनल काम करने का एक्सपीरियंस तैयार है।
हमारे तालीमी निज़ाम की खामियाँ हैं कि ऐसा नहीं हो पाता, लेकिन मकसद यही होता है। बीएड को भी एक प्रोफेशनल डिग्री कहते हैं, तो बेटा कि प्रोफेशनल डिग्री उसी वक्त बनेगी जब तुम प्रोफेशनल वाले काम करोगे। अगर तुम लोग वही वाली बात के लेक्चर्स वगैरह बस सुन लिए, रट्टा लगा लिया, एग्जाम देकर आ गए, उसी को काफ़ी समझोगे तो तुम्हारा नुकसान होगा। एक बात आखिर में याद रखना है कि सारे काम तुम लोगों ने खुद करने हैं। हम सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकते हैं, ऑफर कर सकते हैं, बेटा नात पढ़नी है आ जाओ, बेटा क्विज में कराना है आ जाओ। एक बच्ची अभी जो हम लोग की क्विज की ट्रॉफी जीत कर आए थे, उसमें जो एक बच्ची है, आप यकीन करें कि उसको मैंने कहा कि बेटा कल क्विज है, तुम तैयारी कर लोगी? जी सर। और उसकी जो पार्टनर थी वो बाकायदा रो रही थी। एक दिन मिला, वो गई, उसमें बाकायदा उसकी तैयारी सही थी, हमारे यहाँ पे जीत कर आई। फिर जब वो बाहर गई तो वहाँ से भी जीत कर आई। बाकायदा उसने कहा था सर अगर मुझे मौका ना मिला होता तो मैं कभी भी ट्रॉफी जीत ना पाती। और वो भी ऐसी क्लास की ना, एक वो बिल्कुल गुमसुम सी चुप पीछे रहने वाली बच्ची थी। मुझे उसकी अच्छी सबसे क्वालिटी क्या लगी, जब उसको ऑफर की तो वो आगे बढ़ी, पीछे नहीं रही। वरना हमारे यहाँ क्या होता है कि लोगों को ऑफर करो, नहीं 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 नहीं, मतलब टीचर भी शर्माता है, क्या करें अब, इससे ज्यादा क्या समझा सकते हैं। अब आखिरी बात बेटा ये है कि देखो हर बंदा अपनी जिंदगी का खुद जिम्मेदार है। टीचर्स वो नहीं करेंगे जो आप एक्सपेक्ट करते हैं। एक तो टीचर के पास अपने दस्तियों काम है, ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि टीचर के पास जॉब है। हमारे माशरे के अंदर गवर्नमेंट जॉब को एक बहुत बड़ी चीज़ समझी जाता है। वो तो टीचर को मिल गई, आपको तो नहीं मिली ना। लेकिन अब आप टीचर से एक्सपेक्ट करें कि टीचर आके मुझे बोलेगा और आप बोलेंगे नहीं 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 नहीं, मैं शर्माऊंगी, मैं घबराऊंगी, फिर टीचर जो है मुझे मनाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला। आपका काम है कि आप जो है अपने शर्माना घबराना घर पे करके आए और यहाँ पे आके जो आप छलांग मार दें, ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। सही है। ड्रामा राइटिंग का तो मुझ तक जो खबर पहुंची है कि वो टाइमिंग के स्केड्यूल में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, वही ना अभी वाला ना। हाँ उसका मैं बता रहा हूँ कि वो टाइमिंग का असल में इवेंट को वक्त पे क्लोज करना था। अब ये तय हुआ था, वैसे मैं अनऑफिशियली बताऊँ, दरवाजा बंद करना यार, ये वीडियो वैसे भी यूट्यूब पर होगी। उम्मीद है कि 8 ये जो भी होगा ना, 5 या 8 अक्टूबर को टीचर्स डे मनाया जाता है, उसके अंदर एडजस्ट करवाएंगे उसको, ठीक है। अभी टाइमिंग का मसला चल रहा है, इस वजह से नहीं हुआ, लेकिन आप लोग ने अपनी बात पहुंचा दी है तो ये है। अब बाकी जो निम्रा कह रही है कि ये बात बिल्कुल सही है, मैं यही तो बता रहा हूँ कि देखो हर टीचर का ये मिजाज नहीं होता। अक्सर असल में मसला क्या होता है, टीचर से प्रेशर होता है इवेंट सक्सेसफुल करना है। अब मसला क्या होता है, वो टीचर परेशान होकर क्या कहेगा कि यार फॉर एग्जाम्पल जी तंजीला की जो है नात बहुत अच्छी, तुम ही आ जाओ, तिलावत इसकी अच्छी, तुम ही आ जाओ, क्योंकि उस पर प्रेशर है। अच्छा, और अगर इवेंट में कोई खामियां होती, अब कल की बात है, कल कुछ गलतियां थी तो लोग खट से तला। आप कल स्लाइड चल रही थी, कल देखा था, फायदा हो रहा था, उसका इंटरेस्ट हो रहा था। आप लोग खुद सवाल को भी देख रहे हो, सवाल को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो। तो कुल 200 स्लाइड्स मैंने बनाई थी, मेहनत से काम हुआ था, बहुत मेहनत का काम है 200 स्लाइड्स बनाना, बन गई। अब जैसी गलती आई खट से तला, देखो इसमें गलती है। तो ये चीज़ें बेटा होती हैं, टीचर पे भी प्रेशर होता है। तो बाज़ दफ़ा टीचर जो होता है कोशिश करते हैं बस यार इवेंट बस हो जाए, लेकिन आप लोगों का काम है आप तो आगे बढ़ो, जहाँ मौका मिल रहा वहाँ आगे बढ़ो, और जहाँ नहीं भी मौका मिला वहाँ कोशिश तो करो। अब एक बच्ची है, अब मैं नाम नहीं बता सकता, चलो आज तकरीरी मुकाबला है, तो उसने मुझसे कहा, मैंने उससे कहा कि बेटा तुम जो है ना कल पार्टिसिपेट करो। वो उसने कहा कि सर जो मतलब मिस बता रही थी कि सब 6 बंदे हो गए, तो मेरी क्लास से एक बच्ची जा चुकी, मुझे मौका नहीं मिलेगा। मैंने खुद जाके मिस तबस्सुम से बात की, मिस ने कहा हाँ ठीक है आ जाओ। उस बच्ची से कहा, उसने कहा सर तैयारी नहीं होगी। मैंने कहा कर लो, अब तो तुम्हारा नाम ले दिया, अब तुम्हें करना है। अभी वो लैब में बैठ के तैयारी कर रही थी। अब आई डोंट नो कितनी अच्छी स्पीच होती है, क्या होता है। उसकी दोस्त से मैंने कहा मुझे वीडियो भेजना, लेकिन जब उसको मौका मिला तो बढ़ गई ना आगे, थोड़ा सा पुश किया। तो ये भी आप लोगों का काम है। अब आप लोगों को प्ले का मौका नहीं मिला, फला चीज़ का मौका नहीं मिला, आज तक कॉम्पिटिशन था ना स्पीच का, आगे बढ़ जाते। तो ये थोड़ा सा बेटा आगे बढ़ने की कोशिश करो। असेंबली में मौका मिल रहा है, नात होती है, तिलावत होती है, उसमें आ जाओ। यहाँ रिकैप का मौका मिल रहा है, आगे आगे आ जाओ। खुद आगे बढ़ोगे तो तुम लोग को मौका मिलेगा। बैठे बैठे जो होता है ना जिंदगी में, शाद और नादिर ही ऐसा होता है कि बैठे बैठाए जिंदगी में हमें कुछ मिल जाए, ठीक है। और बेटा अगेन आप लोग मुस्तकबिल के टीचर हो, मुस्तकबिल की माएँ हो, अभी भी बहुत सारी माएँ होंगी हमारी क्लास में, तो इस बात को थोड़ा समझने, चलो छोटे बहन भाई होते हैं, इस बात को समझने की कोशिश करो बेटा, इसके बगैर हम लोग आगे नहीं बढ़ सकेंगे। ये चीज़ ना हमारे माशरे के अंदर बहुत बुरी है कि हम जिस सोशल क्लास में पैदा होते हैं हम उसी में रहते हैं। अगर किसी का वालिद जो इलेक्ट्रीशियन है तो कितनी इनकम होती होगी, जितनी भी इनकम है, लेट्स से महीने के 50,000 रुपये इनकम है, तो बेचारी जो आगे वाली नस्ल भी ना कुछ इसी इनकम ब्रैकेट में रहती है, 50, 60, 70 ऐसी में रह रहे होते हैं। किराए का मकान होता है, बहुत हो गया तो छोटा सा मकान ले लिया, अब्बा के पास 20 साल पुरानी बाइक थी, भाई ने नई बाइक निकलवा ली बीसी डाल के, बस यही हो रहा होता है। थोड़ी सी कोशिश करो, अपने अंदर तवज्जो दो ताकि हम इससे भी आगे बढ़ सकें।
सिर्फ स्कूल टीचर बनने का ना सोचो, स्कूल के मालिक बनने का सोचो। हमने इससे आगे बढ़ना है, ठीक है। अब लेक्चर पे आ जाते हैं। अब आप लोग कहेंगे सर लेक्चर, ये तो अगर ये लेक्चर है तो वो क्या था। चले सबसे पहले तो हम लोग ये बात कर लेते हैं भाई कि स्लाइड चेंज हो गई आप लोग के पास? ओके, एक मिनट। सबसे पहले कल हमने बात की थी कि नेट या नेटवर्क, चीजों को आपस में जोड़ दो, नेटवर्क बन गया। चाहो तो तारों को जोड़ दो, धागों को जोड़ दो, वो भी नेटवर्क है। जो लिबास हमने पहना हुआ है ये भी धागों का नेटवर्क है। कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ दो, क्या बन गया? नेटवर्क। कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ दिया, नेटवर्क। मोबाइल्स को आपस में जोड़ दिया बजरिया टावर, क्या बन गया? नेटवर्क। और उन तमाम नेटवर्क्स को आपस में जोड़ दो, इंटरनेट। कॉम्बिनेशन ऑफ नेटवर्क्स क्या बन गया? इंटरनेट। अब इसका मतलब देखो, देखा जाए तो बहुत आसान सी बात है। यूं समझ लो कि जैसे डिफरेंट घर हैं, डिफरेंट दुकानें हैं, डिफरेंट ऑफिसेज हैं, बिल्डिंग्स हैं, सबके दरमियान हमने सड़कें बिछा दी। हमने सबके दरमियान सड़कें बिछा दी तो क्या बन गया? हमारा इंटरनेट बन गया। बस डिफरेंट कंप्यूटर्स हैं, छोटे कंप्यूटर, बड़े कंप्यूटर, जेब वाले कंप्यूटर, गाड़ी का कंप्यूटर, घड़ी का कंप्यूटर, सबके दरमियान हमने एक रोड बिछा दी तो क्या बन गया? इंटरनेट। फिर हमने ये बात की कि यार देखो, इस इंटरनेट के ऊपर, इन सड़कों के ऊपर डिफरेंट तरह के ट्रैफिक काम कर रहे होते हैं, डिफरेंट तरह के ट्रैफिक चल रहे होते हैं। मुमकिन है ट्रक चल रहा हो, मुमकिन है गाड़ी चल रही हो, मुमकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, डिफरेंट तरह की चीजें हैं। तो मुमकिन है इसी तरीके से इंटरनेट पे ईमेल चल रहा हो, मुमकिन है वीडियो चल रही हो, मुमकिन है ऑडियो चल रही हो, मुमकिन है इमेजेस चल रहे हो, बहुत कुछ चल रहा होता है। एटीएम मशीन है, बैंक की एटीएम मशीन, वो भी अपने तरीके से काम कर रही है। अपने अपने तरीके से चीजें चल रही होती है, तमाम की तमाम उसी इंटरनेट के ऊपर काम कर रहे होते हैं। और इसके लिए वो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स यूज करते हैं। हर प्रोटोकॉल के अपने फायदे और अपने नुकसानात। अब यहाँ पे एक और बात सोचो जरा सा कि लेट्स से आप लोग अभी ब्रेक में जाएंगे और हारून भाई से कुछ लेंगे। क्या समोसे होते हैं? ऐसे ही है ना, रोल हो गया, समोसे हो गए और वो चिप्स वगैरह, ठीक है। तो ये रोल समोसे हारून भाई घर पे बनाते हैं। ये जो चिप्स होते हैं वो घर पे बनाते हैं। वो कहाँ से लेकर आते हैं? मार्केट से लेकर आते हैं। अब तुम देखो, तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग जाके बात किससे कर रहे हो? हारून भाई से। हारून भाई से बात करने का अपना एक प्रोटोकॉल है, फ्री में तो चीज नहीं मिलेगी ना, ठीक है। और हारून भाई पीछे जाके किसी और से काम करके लेकर आ रहे हैं, उनका अपना प्रोटोकॉल है। क्या पता वहां पे तय हो गया हो कि यार मैं महीने में लेकर जाऊंगा सारे समोसे और साल महीने के आखिर में तुम्हारा हिसाब कर दूंगा, और शायद ये भी हो कि जो बच जाएंगे वापस कर दूंगा। ऐसा भी मुमकिन है। ये भी मुमकिन है जैसे कि मुझे हारून भाई ने बताया था कि इस सुबह नहीं मिलते, मैं अलग से कहता हूँ तो सुबह बना के रखते हैं। अब ये प्रोटोकॉल बना हुआ है कि जिस दिनों कॉलेज खुला होगा तो मैं सुबह बता दूंगा, तुम इतने समोसे बना के रखोगे। तो अब ये देखो डिफरेंट प्रोटोकॉल चल रहे हैं, एक ही काम के अंदर डिफरेंट लेयर्स हैं। पहली लेयर क्या थी कि आप यहां से के हारून भाई के पास, ये एक लेयर हो गई। पीछे हारून भाई दूसरी लेयर पे काम कर रहे हैं, वो जाके अपना दुकान वाले से बात कर रहे हैं। दुकान वाले जो आलू के समोसे बना रहे हैं वो आलू खुद खरीद के ला रहे हैं, मुमकिन उससे घर में सप्लाई किया जाता हो। सप्लाई आ रहा है कहाँ से? सब्जी मंडी से। क्या सब्जी मंडी पे लोग हैं जिन्होंने खेत लगाए हुए? खेत तो कहीं और है। देखो, एक लेयर से दूसरी लेयर, दूसरी से तीसरी, तीसरी चौथी पे बात जारी है। यही बात कंप्यूटर के साथ भी ऐसे ही होता है। हमारे जो कंप्यूटर्स आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं कि डिफरेंट प्रोटोकॉल्स यूज करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो लेयर्स पे भी काम कर रहे होते हैं। अगर आपने अपने ब्राउजर में क्रोम के अंदर लिखा google.com, तो ये कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहा है? HTTP प्रोटोकॉल यूज कर रहा है, ठीक है। HTTP जो है पीछे जाके बात किससे कर रहा है? TCP से। TCP साथ साथ किससे बात कर रहा है? IP से। एक काम के लिए कितने प्रोटोकॉल इस्तेमाल हो रहे हैं यहाँ पे? 3, और बाज़ दफा इससे भी ज्यादा हो रहे होते हैं। बल्कि मैं आपको यकीनी तौर पर बता रहा हूँ, इससे ज्यादा प्रोटोकॉल इस्तेमाल हो रहे होते हैं। जिस तरह से हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में काम हो रहा है, अरीशा सीधे बैठो, जिस तरह से हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में काम होता है कि हमारे एक काम के पीछे, आप घर में क्या, आपने स्विच ऑन किया, बिजली आना, फैन चलना शुरू हो गया। क्या फैन आप लोगों ने बनाया था? नहीं। क्या तार आप लोगों ने बिछाई थी? नहीं। तार मार्केट से अगर खरीद के भी लेकर आए तो उसका कॉपर कौन लेकर आया? कहीं और से आ रहा है। बिजली कौन प्रोवाइड कर रहा है? वो तो पता नहीं कहाँ अभी मंगला वगैरह के टाइम से बन के हमारे पास आ रही है, ठीक है। तो जिस तरह से जिंदगी में ऐसा होता है कि एक लेयर दूसरी लेयर, दूसरी लेयर तीसरे से तीसरे चौथे से बात कर रहा होता है, इस तरीके से आप तक एक चीज पहुंचती है। यही चीज कंप्यूटर के प्रोटोकॉल्स के अंदर भी ऐसा होता है। बैक वक्त 3 से 4 प्रोटोकॉल्स भी एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा काम कर रहे होते हैं। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। हमने एक टॉपिक शुरू किया था कि किस तरीके से HTTP प्रोटोकॉल
एड्रेस को फाइंड करता है। हम कैसे HTTP प्रोटोकॉल को बताते हैं कि फला के पास जाओ या फला वेब पेज को लेकर आओ, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं URL। एब्रीविएशन याद है किसी को? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऐसा तरीका जिसके जरिए से किसी भी किस्म की रिसोर्स को लोकेट किया जा सके। रिसोर्स का मतलब क्या है? हमारा रिसोर्स का मतलब क्या है? हमारा आइंदा से मेरी हर क्लास में तो आगे बैठोगी, उधर बैठ जाओ, उधर रहमान उधर बैठो कोने पे। हाँ जी स्नेहा, अब स्नेहा कह गई मैं कल नहीं आई थी, कोई बात नहीं, वीडियो तो थी ना, लेक्चर यूट्यूब पे था, ओके, सुना नहीं। अब मेरा काम है मैं घर आके बच्चों के कानों में जो डालूं, ठीक है, हेडफोन लगाऊं सर पे और उसको बोलूं बेटा लेक्चर सुनो मेरा। जी रिसोर्स से क्या मुराद है? आप जी, आपका नाम? कशफ जी। रिसोर्स की एग्जांपल दो जी। आपका नाम? हबीबा ने बताया, हबीबा ना, हबीबा ने बताया कि जी रिसोर्स से मुराद वीडियो, ऑडियो, आपकी इमेजेस, टेक्स्ट, कोई भी चीज रिसोर्स कहलाती है। दैट्स इट, कौन सा मुश्किल काम था। तो HTTP प्रोटोकॉल ने एक तरीका बनाया जिसका नाम रखा URL, जिसके जरिए से किसी भी किस्म की रिसोर्स को हम एक्सेस कर सकें। अब इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये है क्या, इसका फॉर्मेट क्या है। और मैंने कल इस बारे में बात की थी कि भाई इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे आपके वालिदैन ने आपको समझाया या मानू ने दुकान पे बैठ के सीखा कि जाली और असली नोट की पहचान क्या होती है, या आप लोगों ने बचपन से सीखा कि बेटा ये जो आपने देखा बच्चों के स्कूल की बुक में तस्वीरें बनी हुई होती हैं पुलिस की वर्दी की, बच्चों को बचपन से सिखा रहे होते हैं भाई पहचान ले। ऐसा ना हो कल कोई भी बंदा आके बोले मैं पुलिस वाला तुम्हें लेके जा रहा हूँ, वो समझेगा भाई पुलिस की क्या निशानी होती है। वालिदैन भी बताते हैं बेटा देखो पुलिस की गाड़ी, बच्चा खुद भी पूछ रहा होता है बेटा ये रेंजर्स है, ये ट्रैफिक कांस्टेबल है। तो जिस तरह से आपने बचपन से ये चीजें देखते हुए आ रहे हैं, समझते हुए आ रहे हैं, इसी तरीके से आप लोग के लिए जरूरी है कि आप लोग URL को भी समझें, क्योंकि आज का दौर इंटरनेट का दौर है। यहाँ पे आप लोग के लिए जरूरी है इस बात को समझना कि URL को देख के आप पहचान सके कि ये चीज सही है या गलत है। अगर आपके घर पे मोबाइल पे कॉल आती है और नंबर है 021695784, ठीक है, और वहां पे दूसरा बंदा बोल रहे मैं इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ, हाँ जी सही है माहीन, मुंह से बोलो, कैसे पता चलेगा? मैं गर्दन क्यों हिलाई थी भाई? 021 कराची कोड है, इस्लामाबाद से कॉल आएगी तो क्या कोड होगा? 051, सही है। लाहौर का 042, छोटी सी बात है या नहीं? और ये बातें समझाई जाती हैं कि भाई इस तरीके से आप नंबर को पहचान सकते हो कि भाई ये नंबर सही है या नहीं है। बैंक्स वगैरह होते हैं, अब मसला ये कि हमारे लोग उन चीज़ों को फॉलो नहीं करते, वरना अमूमन ये है कि बैंक से कॉल जब भी आएगी PTCL नंबर से कॉल आएगी, मोबाइल से कॉल नहीं करेगा। लेकिन बाज़ दफ़ा अपना पर्सनल बैंकर होता है तो उससे मोबाइल पे भी नंबर पे रब्ता हो जाता है कि जी मैं फला बात कर, हम भी जानते हैं उसको, वो भी हमें जानता है। लेकिन अक्सर जो रूल है वो यही कि बैंक से कॉल आएगी तो PTCL नंबर से कॉल आएगी, सही। और इसी तरीके से कभी बैंक से कॉल आता है कि भाई तुम्हारा नंबर हमने अकाउंट ब्लॉक कर दिया, तो हम क्या करते हैं, हम बैंक को, मैं तो ये करूँगा तरीका, ठीक है आप फ़ोन बंद करें, मैं बैंक को कॉल बैक कर रहा हूँ, वहाँ पे फ़ोन करके कंफर्म कर रहा हूँ कि ऐसा है या नहीं है। तो देखा जिस तरीके से तुमने ये सारी निशानियाँ समझी कि पुलिस की वर्दी ऐसी होती है, ट्रैफिक कांस्टेबल की वर्दी ऐसी होती है, नोट सही होता है तो उसकी निशानी ये होती है। अगर एक लाल सा नोट है बोले 5000 है, तुम लोग ले लोगे? लाल नोट 5000 का नहीं होता, किसका होता है? 100 का होता है। इसी तरीके से जैसे तुमने अपने नंबर कोड्स को पहचान लिया, 021 कराची का नंबर है, यहाँ का नंबर है, तो इसी तरीके से URL को भी पहचानना जरूरी है। और इसके जरिए से तुम लोग बहुत सारे स्कैम से, बहुत सारे धोखाबाजी से बच सकते हो। अब हमारे सामने एक URL है, कल हमने बात की कि भाई इसमें HTTPS क्या है, प्रोटोकॉल है, उसके बाद आगे www.google.com डोमेन नेम, और आखिरी में क्या है? अच्छा देखो पाथ्स जो है ना, पाथ को थोड़ा समझना। पाथ्स की मिसाल देखो, असल जो चीज होती है वो होती है डोमेन नेम। जैसे मिसाल के तौर पे अभी हमने उसको भेजा उमामा को कि भाई आप चलिएगा प्रीमियर कॉलेज में जाना है आपने, ओके, उमामा चला गया प्रीमियर कॉलेज में, उस डोमेन पे पहुंच गया। अब वहां पे जाके फर्स्ट फ्लोर पे जाना, सेकंड फ्लोर पे अलग से कोई हॉल बना हुआ है या कोई अलग से हॉल नहीं बना हुआ, जो भी है वो वहां पे जाके देख लेगा, वहां का पाथ एक अलग चीज है। जो स्लैश के बाद आता है वो पाथ आता है, ठीक है। इसकी एक और मिसाल है, जैसे तुम लोग के कंप्यूटर पे फोल्डर्स बने हुए होते हैं, मोबाइल में फोल्डर्स बने हुए होते हैं, तो ऐसे ही होता है इसके अंदर भी, ठीक है।
तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बन रहा है आपका google.com, पहला पाथ कौन सा है? पहला पाथ देखो google.com, स्लाइड पे देखो मानूद, google.com के बाद पहला पाथ क्या आ रहा है? मैप्स। उसके बाद दूसरा क्या आ रहा है? इसका मतलब क्या होगा कि कैटलॉग्स के मैप के अंदर कैटलॉग्स का फोल्डर बना हुआ होगा, मैप के अंदर कैटलॉग्स होगा। जैसे तुम लोग के कंप्यूटर में फोल्डर होते हैं, डाउनलोड का फोल्डर है, डाउनलोड के अंदर दूसरे फोल्डर्स बने हुए होते हैं। तो पहला पाथ क्या हो गया? डाउनलोड, और उसके अंदर जो भी आपने फोल्डर बनाया हुआ है, ठीक है। अब देखो तुम्हारे सामने एग्जाम्पल मौजूद है, इसमें पहला पाथ कौन सा है? यूआरएल को देखो, पहला पाथ कौन सा है? उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, सबसे ऊपर कौन सा है? मैप। सबसे ऊपर पहले है आपका फोल्डर मैप्स का, और उसके अंदर दूसरा है मौजूद, और उसके कैटलॉग के अंदर तीसरा एग्जाम्पल। सिंपल। एक और चीज होती है जो आप लोगों ने देखी होगी, बाज दफा आपने देखा था, कल हम लोग गूगल का यूआरएल देख रहे थे तो बड़ा अजीब सा आ रहा होता है। इसमें यह होता है कि क्वेश्चन मार्क आया हुआ होता है, क्वेश्चन मार्क के आगे जो कुछ भी लिखा हुआ होता है वो किस में आ जाता है? पैरामीटर्स के अंदर, ठीक है। इसको देख के परेशान नहीं होना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, बस एक उसके यूआरएल के पैरामीटर्स कहलाता है। एक और चीज होती है जो कि हैश के साइन के बाद आती है, इसे कहते हैं फ्रैगमेंट्स। लेकिन आप लोग का असल जो ताल्लुक होता है वो किससे होता है? डोमेन से। डोमेन नेम को समझना जरूरी है, आपको बाकी चीजों को पता होना चाहिए कि डोमेन नेम के बाद अगर स्लैश के बाद कुछ लिखा हुआ है तो वो क्या है? पाथ है। क्वेश्चन मार्क के बाद कुछ लिखा हुआ है तो क्या है? और हैश के साइन के बाद कुछ लिखा हुआ है तो फ्रैगमेंट है। सही है। अब थोड़ी सी एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, इसके अंदर मुझे ये बताना, या चले हम इसको एक्सरसाइज को कल करते हैं, टाइम आप लोग के ब्रेक का हो चुका है। और आप लोग काइंडली जो आप लोग अपना सीबीटी से आते हैं तो